बर्ट्रैंड रसल ब्रिटेन के एक महान विचारक थे जो सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं रहे। वे एक दार्शनिक, फिलोसोफर यानी जीवन के गहरे सवालों पर सोचते थे। एक इतिहासकार, हिस्टोरियन थे जो अतीत की घटनाओं से सीखते थे, और एक गणितज्ञ, मैथमेटिशियन थे जिससे उनकी सोच में तर्क और स्पष्टता आई। इसके अलावा वे एक समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर थे जो समाज की गलतियों को बदलना चाहते थे। वे एक शांतिवादी, पैसिफिस्ट भी थे, यानी युद्ध और हिंसा के सख्त खिलाफ थे, और 20वीं सदी के एक प्रमुख तर्कवादी, रैशनलिस्ट थे जो हर बात को अंधविश्वास से नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान से समझने पर जोर देते थे। वे बहुत ज्यादा लिखने वाले लेखक थे। क्योंकि उनके ज्ञान का दायरा इतना बड़ा था, उन्होंने जीवन भर में अनगिनत विषयों पर बहुत बड़ी संख्या में किताबें और लेख लिखे। वे सिर्फ लिखते ही नहीं थे, बल्कि एक कमेंटेटर यानी समीक्षक भी थे। समाज में चल रही हर छोटी बड़ी बात पर वे अपनी गहरी और तर्कपूर्ण राय रखते थे, जिससे लोगों को उन विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती थी। उनके विषयों का दायरा इतना वसी था कि उसमें सेक्स और शादी जैसे निजी मामलों से लेकर राजनीति, धर्म और विज्ञान जैसे बड़े सामाजिक और बौद्धिक मुद्दे भी शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ईसा मसीह, कार्ल मार्क्स और बुद्ध जैसे महान विचारकों और धार्मिक हस्तियों पर भी खुलकर अपनी तर्कपूर्ण बातें रखीं, जो दिखाता है कि वे किसी भी विषय पर बोलने से डरते नहीं थे। उनकी ये टिप्पणियां पिथी यानी कम शब्दों में बहुत गहरी और असरदार बात कहती थीं, और कैंडोर यानी पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से भरी होती थीं। वे किसी भी संवेदनशील विषय पर अपनी राय बिना किसी डर या लाग लपेट के सीधे सीधे रखते थे, जिससे उनकी बातें लोगों पर गहरा प्रभाव डालती थीं। उनके इसी विशाल और प्रभावशाली लेखन के लिए 1950 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान सिर्फ उनकी किताबों की संख्या के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनके लेखन ने हमेशा मानवीय आदर्शों, ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स और सोचने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट का समर्थन किया। यह सम्मान उनके लेखन की दो खासियतों को पहचानने के लिए था। पहला, वो वेरीड यानी विविध था, क्योंकि उन्होंने राजनीति से लेकर धर्म तक अनगिनत विषयों पर लिखा। दूसरा, वो सिग्निफिकेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके लेखन में समाज पर गहरा और सकारात्मक असर डालने की ताकत थी। उन्होंने अपने लेखन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके हमेशा दो बातों की जोरदार वकालत की। पहली, ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स यानी ऐसे विचार जो पूरी इंसानियत की भलाई करें, और दूसरी, फ्रीडम ऑफ थॉट यानी हर व्यक्ति को बिना किसी डर या दबाव के सोचने और अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी हो। दुनिया के सबसे जाने माने बुद्धिजीवियों में से एक होने के कारण रसल की बातों में एक जबरदस्त नैतिक अधिकार, मॉरल अथॉरिटी था। जब वे कुछ कहते थे तो लोग उनकी बात इसलिए सुनते थे क्योंकि वे जानते थे कि ये आवाज़ किसी पद या ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई, इंसानियत और गहरे तर्क से आ रही है। उनके विचार ओरिजिनल यानी मौलिक थे। वे कभी भी सुनी सुनाई बातों को नहीं दोहराते थे, बल्कि अपनी नई सोच रखते थे। साथ ही उनका नज़रिया प्रोवोकेटिव यानी चुनौती देने वाला था, जिसका मकसद समाज की गहरी नींद में सोई हुई सोच को झकझोर कर जगाना था। उनके लिखने का तरीका क्लियर यानी बिल्कुल साफ और फोर्सफुल यानी जोरदार था। वे अपने चुनौती भरे विचारों को भी इतने सीधे और असरदार ढंग से लिखते थे कि पढ़ने वाले पर उनकी बात का गहरा असर होता था और वो उसे मानने के लिए मजबूर हो जाता था। अपने इसी साफ और जोरदार लेखन के जरिए उन्होंने हमेशा 5 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया: रीज़न यानी तर्क, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, ह्यूमन हैप्पीनेस यानी इंसानी खुशी, पीस यानी शांति और लिबर्टी यानी आज़ादी।
असल में यही 5 चीजें उनके लेखन का केंद्र थीं, क्योंकि उनका मानना था कि इन्हीं के आधार पर एक बेहतर और खुशहाल दुनिया बनाई जा सकती है। उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण किताबों के नाम ही उनके काम का परिचय दे देते हैं, जैसे अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसमें उन्होंने एक इतिहासकार की तरह पश्चिम के पूरे दार्शनिक इतिहास को समझाया, और दूसरी ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, जिसमें वे एक सच्चे तर्कवादी की तरह ये सवाल पूछते हैं कि इंसान का ज्ञान कहाँ तक जा सकता है और कहाँ जाकर उसकी सीमा खत्म हो जाती है। उनकी कुछ और महत्वपूर्ण किताबें समाज के सबसे बड़े सवालों से टकराती हैं। पहली, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, ये सवाल उठाती है कि एक व्यक्ति की आज़ादी और समाज या सरकार की सत्ता के बीच सही संतुलन क्या है। दूसरी किताब हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन तो और भी गहरा सवाल पूछती है कि इंसान जिसे सच मानता है, क्या वो वाकई में सच है या सिर्फ उसकी बनाई हुई एक कहानी। उनकी कुछ और किताबें उनके विचारों की गहराई दिखाती हैं, जैसे माई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, जिसमें वे एक सच्चे विचारक की तरह खुद अपनी सोच के विकास की कहानी बताते हैं। दूसरी किताब कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस यानी खुशी पर विजय, ये बताती है कि उनके लिए खुशी कोई भावना नहीं बल्कि एक लक्ष्य है जिसे तर्क और कोशिश से जीता जा सकता है। और तीसरी मैरिज एंड मॉरल्स, जिसमें वे शादी और नैतिकता जैसे व्यक्तिगत मामलों पर भी अपनी बेबाक और तर्कपूर्ण राय देकर समाज की पुरानी सोच को चुनौती देते हैं। उनकी कुछ और किताबों के नाम तो उनके विद्रोही और मौलिक विचारों का सीधा सबूत है। रोड्स टू फ्रीडम यानी आज़ादी के रास्ते, जिसमें वे एक समाज सुधारक की तरह आज़ादी पाने के अलग-अलग राजनैतिक रास्तों पर चर्चा करते हैं। दूसरी, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस यानी आलस्य की प्रशंसा, जिसमें वे ये कहकर समाज को चौंका देते हैं कि असली तरक्की लगातार काम करने में नहीं बल्कि सोचने समझने के लिए मिले खाली समय में है। और आखिर में वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन यानी मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ, जो एक तर्कवादी के रूप में धर्म पर उनके सबसे साहसी और सीधे विचारों को सामने रखती है। इस विषय पर कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले हमें खुद के लिए ये परिभाषा तय करनी होगी कि आखिर मानव जाति की मदद का मतलब क्या है। रसेल यहाँ बहस की नींव रख रहे हैं। वो पहले एक पैमाना, स्टैंडर्ड तय करना चाहते हैं जिससे हम बाद में विचारों को तौल सकें कि वे सच में मददगार थे या नहीं। क्या सिर्फ इंसानों की संख्या बढ़ जाना ही उनकी सच्ची मदद मानी जाएगी? रसेल यहाँ सबसे पहला और सबसे सीधा पैमाना सामने रख रहे हैं। क्या विकास का मतलब सिर्फ आबादी में बढ़ोतरी है, जैसा किसी भी जानवर की प्रजाति के लिए होता है, या फिर असली मदद ये है कि इंसान जानवरों की तरह व्यवहार करना छोड़ दे? रसेल यहाँ विकास के पैमाने को आबादी से हटाकर हमारे स्वभाव और बुद्धि पर ले आते हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि क्या अपनी पाशविक प्रवृत्तियों, एनिमल इंस्टिंक्ट्स पर काबू पाना ही इंसान की असली तरक्की है, या क्या असली मदद तब है जब इंसान पहले से ज्यादा खुश रहने लगे? यहाँ रसेल बहस को बाहरी तरक्की, संख्या और दिमागी काबू, जानवरों से अलग होना से हटाकर इंसान की सबसे निजी और भावनात्मक जरूरत खुशी पर ले आते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारी सारी तरक्की हमें सच में ज्यादा खुश बना पाई है, या फिर सच्ची मदद का मतलब ये है कि इंसान सिर्फ जीने के लिए न जिए बल्कि जीवन के अलग-अलग अनुभवों जैसे कला, विज्ञान और यात्रा का भी आनंद लेना सीख जाए। रसेल यहाँ खुशी की परिभाषा को और गहरा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही तरक्की का असली पैमाना है, न कि सिर्फ खुश होना? या फिर असली मदद ये है कि इंसान का ज्ञान और उसकी समझ बढ़ जाए? रसेल अब बहस को कला और अनुभव के आनंद से हटाकर सीधे बुद्धि और जानकारी के क्षेत्र में ले जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ ज्यादा जानना ही इंसान की असली तरक्की है, या फिर असली मदद ये है कि इंसान आपस में एक दूसरे के प्रति ज्यादा दोस्ताना और दयालु हो जाए?
रसेल अब ज्ञान और व्यक्तिगत तरक्की से हटकर सबसे बड़े नैतिक सवाल पर आते हैं। क्या हमारी सारी उन्नति हमें एक दूसरे के साथ शांति से रहना सिखा पाई है? इन सभी सवालों को उठाने के बाद रसेल अपना निष्कर्ष देते हैं कि मानव जाति की मदद का मतलब इनमें से कोई एक चीज नहीं, बल्कि ये सभी चीजें मिलकर ही इसकी सही परिभाषा बनाती हैं। इसलिए अब वो आगे इन्हीं सभी पैमानों पर एक एक करके अपनी शुरुआती टिप्पणी प्रिलिमिनरी वर्ड देंगे, ताकि अपनी मुख्य बहस के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकें। जिस एक बात पर कोई भी शक नहीं कर सकता वो ये है कि विचारों ने इंसानों की संख्या बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद की है। रसेल अपने पहले पैमाने क्राइटेरियन को सबसे मजबूत तर्क के साथ शुरू कर रहे हैं। बाकी चीजों पर भले ही बहस हो, पर ये एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता कि हमारी बुद्धि ने हमें धरती पर एक सफल प्रजाति बनाया है। एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब इंसान होमो सेपियंस एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति था, जो जंगलों और गुफाओं में बड़े ही असुरक्षित और मुश्किल भरे हालात में गुजारा करता था। वो जंगली जानवरों से डरा सहमा रहता था और उसे अपना भोजन जुटाने में भी बहुत कठिनाई होती थी। रसेल ये तस्वीर इसलिए बना रहे हैं ताकि वो उस शुरुआती कमजोर स्थिति को दिखाकर ये साबित कर सके कि हमारी संख्या में बढ़ोतरी कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उस शुरुआती दौर में इंसान की ज्यादा बुद्धि होने का जो कुदरती फायदा था, वो उसके नुकसानों पर मुश्किल से ही भारी पड़ना शुरू हुआ था। रसेल यहाँ एक तराजू की तरह दिखा रहे हैं। एक पलड़े पर बुद्धि का फायदा था और दूसरे पर इंसान होने की कमजोरियां। और उस समय बुद्धि वाला पलड़ा अभी बस थोड़ा सा ही झुकना शुरू हुआ था, यानी जीत पक्की नहीं थी। इंसान की बुद्धि जानवरों की ताकत की तरह नहीं थी जो एक के मरने पर खत्म हो जाए। ये क्यूम्युलेटिव थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़कर और ज्यादा शक्तिशाली होती जाती थी। यही वो सबसे बड़ा फर्क था। एक पीढ़ी जो भी नया ज्ञान या हुनर सीखती, वो उसे अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देती, जिससे इंसान का ज्ञान समय के साथ लगातार बढ़ता चला गया। इंसान की ये कमजोरियां थीं उसका लंबा बचपन, जो उसे सालों तक पूरी तरह असहाय बना देता था। बंदरों के मुकाबले उसकी कम फुर्ती, जिससे वो आसानी से शिकार बन सकता था, और जानवरों की तरह शरीर पर घने बालों की कमी, जो उसे ठंड से कोई बचाव नहीं देती थी। रसेल इन 3 बड़ी कमजोरियों को गिनाकर ये बता रहे हैं कि हमारी बुद्धि को सिर्फ फायदा ही नहीं पहुंचाना था, बल्कि इन जानलेवा कमियों से पार भी पाना था। उन दिनों में इंसानों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम रही होगी। रसेल यहाँ कोई अंदाजा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपनी पिछली बातों का तार्किक निष्कर्ष, लॉजिकल कंक्लूजन दे रहे हैं। जब इंसान इतना कमजोर और असुरक्षित था, तो उसकी आबादी का बड़ा होना असंभव ही था। युगों युगों से इंसानों ने अपनी तकनीकी कुशलता का जो सबसे मुख्य इस्तेमाल किया है, वो अपनी कुल आबादी को बढ़ाना ही रहा है। रसेल यहाँ सीधे तौर पर इंसान की बुद्धि, टेक्निकल स्किल और उसकी सबसे पहली सफलता, बढ़ती आबादी के बीच एक मजबूत रिश्ता बना रहे हैं। रसेल यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बता रहे हैं। इंसानों का मकसद, इंटेंशन, कभी भी सीधे सीधे अपनी आबादी बढ़ाना नहीं था। उन्होंने तो अपनी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए आविष्कार किए, लेकिन उन आविष्कारों का असल नतीजा, इफ़ेक्ट, ये हुआ कि इंसानों की संख्या अपने आप बढ़ती चली गई। तो अगर सिर्फ आबादी का बढ़ना ही खुशी की बात मानी जाए, तब तो हमारे पास जश्न मनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन रसेल यहाँ अगर शब्द का इस्तेमाल करके एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या सिर्फ संख्या में ज्यादा हो जाना ही इंसान की असली जीत है, या हमें तरक्की को किसी और पैमाने पर भी मापना चाहिए? आबादी बढ़ाने वाली तरक्की के अलावा एक और तरह से भी हम आगे बढ़े हैं। कुछ खास मामलों में हम धीरे धीरे जानवरों से अलग होते गए हैं।
रसेल यहाँ बहस को सिर्फ शारीरिक मौजूदगी, फिजिकल प्रेजेंस से हटाकर हमारे व्यवहार और बुद्धि के विकास पर ले जा रहे हैं, जो इंसान को जानवरों से असल में अलग बनाता है। जानवरों से अलग होने के इन कई तरीकों में से रसेल खास तौर पर दो बातों पर हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। वो अपनी बात को सिर्फ एक सामान्य कथन, जनरल स्टेटमेंट बनाकर नहीं छोड़ रहे, बल्कि अब वो हमें दो सबसे बड़े और ठोस सबूत देंगे जो इंसान को जानवरों से अलग साबित करते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क ये है कि इंसान की जिंदगी में सीखे हुए हुनर, एक्वायर्ड स्किल्स का महत्व जन्मजात गुणों, कंजेनिटल स्किल्स से लगातार बढ़ता जा रहा है। जानवर वही करते हैं जो उनकी सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट उन्हें सिखाती है, जैसे चिड़िया का घोंसला बनाना, लेकिन इंसान पढ़ना, लिखना, खेती करना और विज्ञान सीखता है। ये वो हुनर हैं जो हमारी सभ्यता की नींव हैं और हमें जानवरों से पूरी तरह अलग करते हैं। और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि समाज के बनाए नैतिक नियम, मोर्स, हमारी अंदरूनी पाश्विक इच्छाओं, इम्पल्स पर लगातार हावी होते जा रहे हैं। एक जानवर अपनी भूख या गुस्से पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन इंसान अपने व्यवहार को समाज के कायदे कानून के हिसाब से नियंत्रित करना सीख गया है, और यही सभ्यता का असली आधार है। इन्हीं दो बातों के आधार पर, सीखे हुए हुनर और अपनी पाश्विक इच्छाओं पर सामाजिक नियंत्रण, रसेल ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हम निश्चित रूप से समय के साथ जानवरों से अलग होते चले गए हैं। यह आबादी बढ़ाने के बाद उनकी दूसरी सबसे मजबूत दलील है कि इंसान ने असल में तरक्की की है। लेकिन जब बात खुशी की आती है तो रसेल को शक होता है कि क्या इंसानियत ने सच में तरक्की की है। उनका मानना है कि भले ही हमारी संख्या बढ़ गई हो और हम जानवरों से अलग हो गए हों, पर ये जरूरी नहीं कि हम उनसे ज्यादा खुश भी हैं। इस शक को और गहरा करने के लिए रसेल पक्षियों का उदाहरण देते हैं। ये सच है कि सर्दियों में बहुत सारे पक्षी भूख से मर जाते हैं, खासकर वो जो बर्ड्स ऑफ पैसेज नहीं होते, यानी जो मौसम बदलने पर गर्म जगहों की ओर नहीं उड़ते। लेकिन गर्मियों में उन पक्षियों को न तो आने वाली तबाही, कैटास्ट्रोफी का अंदाज़ा होता है और न ही उन्हें पिछली सर्दियों का दुख याद रहता है। वे सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की चिंता और अतीत के डर से बिल्कुल आज़ाद होकर। लेकिन इंसानों के साथ मामला ठीक इसका उल्टा है। पक्षियों के विपरीत हम इंसान सिर्फ वर्तमान में नहीं जीते। हमारा दिमाग हमें भविष्य की चिंता करने और अतीत के दुखों को याद रखने पर मजबूर करता है। अपनी बात को और मजबूत करते हुए रसेल एक कड़वा सच बताते हैं। उन्हें शक है कि 1946-47 की सर्दियों में भूख से मरने वाले पक्षियों का प्रतिशत भी उतना ज्यादा नहीं होगा जितना उसी समय भारत और मध्य यूरोप में भूख से मरने वाले इंसानों का था। ये एक सीधा इशारा है कि हमारी तथाकथित तरक्की हमें भूख जैसी बुनियादी समस्या से भी नहीं बचा पाई थी। इंसानों का दुख सिर्फ मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। भूख से मरने वाला हर इंसान मरने से बहुत पहले एक लंबे समय तक चिंता, एंग्जाइटी में जीता है, और ये डर सिर्फ उस अकेले व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि उसके पड़ोसी भी उसी तरह की बेचैनी और चिंता से घिरे रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। हम सिर्फ उन मुसीबतों को नहीं झेलते जो सच में हम पर आती हैं, बल्कि हमारी बुद्धि हमें उन सभी संभावित खतरों की चिंता में डुबो देती है जिनसे हमें डरने की वजह मिलती है। यही बुद्धिमानी, जो हमें जानवरों से बेहतर बनाती है, हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण भी है। भविष्य की चिंता, फोरथॉट, हमें अपनी स्वाभाविक इच्छाओं, इम्पल्सेस को रोकने पर मजबूर करती है और यही हमारी खुशी छीन लेती है। रसेल एक बहुत गहरी तुलना करते हुए कहते हैं कि उनके जान पहचान के सबसे विद्वान लोग भी, जिनकी आमदनी पक्की है, बस उतने ही खुश हैं जितने कि उनकी मेज से गिरे टुकड़े खाने वाले चूहे। इस तुलना से वे ये बताते हैं कि चिंता और दूर की सोच इंसान को उस जानवर से भी कम खुश बना देती है जो सिर्फ वर्तमान में जीता है।
खुशी के इस मामले में रसेल पूरी तरह से आश्वस्त है कि इंसानियत ने असल में कोई तरक्की नहीं की है, क्योंकि जिस बुद्धिमानी और दूर की सोच पर हम इतना गर्व करते हैं, वही हमें भविष्य की चिंता में डुबोकर उन जानवरों से भी कम खुश बना देती है जो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। खुशी के मामले में भले ही इंसान जानवरों से पीछे रह गया हो, लेकिन जब बात अलग अलग तरह के आनंद, डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स की आती है, तो यहाँ कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। इस एक क्षेत्र में रसेल मानते हैं कि इंसानियत ने निश्चित रूप से तरक्की की है। इस बात को समझाने के लिए रसेल एक कहानी याद करते हैं जिसमें कुछ शेरों को एक फिल्म दिखाई गई। ये फिल्म जंगल में शेरों द्वारा किए जा रहे सफल शिकार, सक्सेसफुल डेप्रेडेशंस के बारे में थी। यानी वे पर्दे पर खुद को ही दूसरे जानवरों पर हमला करते हुए देख रहे थे। लेकिन उनमें से किसी भी शेर को उस नज़ारे, स्पेक्टिकल को देखकर कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि उनके पास वो बौद्धिक क्षमता ही नहीं है जो कला या मनोरंजन को समझ सके। यही वो बुनियादी फर्क है जो इंसानों को जानवरों से अलग करता है। हम सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि उस काम को होते हुए देखने का भी आनंद ले सकते हैं। शेरों के उस उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए रसेल कहते हैं कि जानवरों को संगीत, कविता और विज्ञान जैसी बौद्धिक चीज़ों से कोई आनंद नहीं मिलता। यहाँ तक कि फुटबॉल, बेसबॉल जैसे खेल या शराब का नशा भी उन्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि इन सभी चीज़ों का आनंद लेने के लिए जिस दिमागी क्षमता की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ इंसानों के पास है। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है कि हमारी बुद्धि ने ही हमें जानवरों से कहीं ज़्यादा तरह के आनंद लेने के काबिल बनाया है। ये वही बुद्धि है जो हमें कला, विज्ञान और खेल जैसी चीज़ों को समझने और उनका लुत्फ़ उठाने की क्षमता देती है। एक ऐसी क्षमता जो जानवरों के पास बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इस फायदे को हासिल करने के लिए हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और वो कीमत है बहुत आसानी से ऊब जाने की हमारी आदत, लायबिलिटी टू बोर्डम। हमारी यही बुद्धि जो हमें हर चीज़ में आनंद ढूंढने की क्षमता देती है, वही हमें बिना किसी नए अनुभव के बहुत जल्दी बोर भी कर देती है, जो जानवरों के साथ कभी नहीं होता। अब रसेल बहस को एक नई दिशा देते हैं, ये कल्पना करते हुए कि लोग उनसे कहेंगे कि इंसान की असली शान, ग्लोरी, न तो उसकी बढ़ती हुई आबादी में है और न ही उसके मनोरंजन के अनगिनत साधनों में। इसके जरिए वे ये बता रहे हैं कि अब तक जिन दो बातों को उन्होंने तरक्की माना था, लोग उन्हें इंसानियत की असली महानता का पैमाना नहीं मानते, बल्कि असली पैमाना कुछ और ही है। बल्कि इंसान की असली महानता उसकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ और उसकी नैतिक समझ में है। यही वो दो चीज़ें हैं, यानी सोचने समझने की शक्ति और सही गलत का ज्ञान, जो हमें सिर्फ एक भीड़ या मनोरंजन ढूंढने वाला जीव होने से ऊपर उठाती हैं। इन दो गुणों में से बौद्धिक गुण की बात तो बिल्कुल साफ है, हम जानवरों से कहीं ज़्यादा जानते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता, और यही ज्ञान हमारी श्रेष्ठता का सबसे पहला और मजबूत सबूत माना जाता है। और ज़्यादा जानने की इसी खूबी को आमतौर पर जानवरों के मुकाबले हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा समझा जाता है। ये एक ऐसी सोच है जिस पर लगभग सभी लोग सहमत हैं, और इसी से इंसान खुद को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन क्या ये ज्ञान सच में हमारे लिए एक फ़ायदा है, इस बात पर शक किया जा सकता है। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव यानी उकसाने वाला सवाल है, क्योंकि रसेल हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कहीं यही ज्ञान हमें भविष्य की चिंता और डर देकर हमारी खुशियों से दूर तो नहीं कर रहा। इस शक के बावजूद रसेल एक बात साफ करते हैं, हमारा ज्ञान फायदेमंद है या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन किसी भी हाल में यही वो गुण है जो हमें ब्रूट्स यानी जंगली और विवेकहीन जानवरों से अलग करता है। जनसंख्या, ज्ञान और खुशियों की जांच करने के बाद रसेल अब हमारे आपसी व्यवहार पर एक सीधा सवाल करते हैं,
क्या सभ्यता के विकास ने हमें सच में एक दूसरे के प्रति ज्यादा दयालु और मिलनसार बनाया है? ये सवाल हमारी नैतिक प्रगति, मॉरल प्रोग्रेस की असलियत को परखने के लिए पूछा गया है। इस बड़े सवाल का जवाब रसल के अनुसार बहुत आसान है। वो ऐसा आत्मविश्वास से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमें इंसानी व्यवहार की एक सीधी और कड़वी सच्चाई दिखाने वाले हैं, जो शायद हमें पसंद ना आए। जानवरों और इंसानों के व्यवहार में एक बड़ा अंतर दिखाते हुए रसल कहते हैं कि रॉबिन चिड़िया अपने ही समूह के बूढ़े पक्षियों को चोंच मार मार कर खत्म कर देती है। इसके विपरीत इंसान अपने समाज के बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन देकर उनकी देखभाल करते हैं। ये उदाहरण ये दिखाने के लिए है कि कम से कम अपने समूह के अंदर हम जानवरों की तुलना में ज्यादा दयालु और सभ्य बन गए हैं। ये पिछले उदाहरण का सीधा निष्कर्ष है कि अपने हर्ड यानी अपने समूह, समाज या देश के अंदर हम कई जानवरों की प्रजातियों से ज्यादा मिलनसार हैं। रसल यहाँ जानबूझकर हर्ड, झुंड जैसा जानवरों वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो आगे बता सकें कि इस झुंड के बाहर हमारा व्यवहार कैसा होता है। लेकिन अपने झुंड से बाहर के लोगों के प्रति हमारा रवैया बिल्कुल अलग है। सारे नैतिक उपदेशों और धार्मिक शिक्षाओं के बावजूद हमारी भावनाएं उतनी ही खूंखार, फेरोशियस हो जाती हैं जितनी किसी जंगली जानवर की होती हैं। रसल यहाँ ये कड़वी सच्चाई बता रहे हैं कि बाहरी लोगों के प्रति हमारी दया और इंसानियत आज भी जानवरों के स्तर पर ही है। और हमारी बुद्धि, जो हमें जानवरों से बेहतर बनाती है, वही हमारी इस खूंखार भावना को एक ऐसा विशाल रूप और दायरा, स्कोप दे देती है जो सबसे जंगली जानवर भी नहीं दे सकता। जानवर सिर्फ अपने पंजों से हमला करता है, पर इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके युद्ध और बड़े पैमाने पर विनाश की योजना बनाता है। इंसानों के खूंखार व्यवहार की सच्चाई बताने के बाद भी एक उम्मीद की जा सकती है कि समय के साथ हमारा ज्यादा मानवीय रवैया, ह्यूमेन एटीट्यूड जीत जाएगा। लेकिन रसल इस उम्मीद पर पूरा भरोसा नहीं करते, क्योंकि इंसानी इतिहास को देखते हुए ऐसा सोचना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अब तक के जो संकेत, ओमेन्स हैं, वे भविष्य के लिए ज्यादा अच्छे या अनुकूल, प्रोपिशियस नहीं दिखते। रसल का इशारा दुनिया में चल रहे युद्धों और इंसानी क्रूरता की तरफ है, जो इस उम्मीद को कमजोर करते हैं कि इंसानियत जल्द ही जीत जाएगी। जनसंख्या, खुशी और हमारे आपसी व्यवहार जैसे इन सभी अलग अलग पहलुओं को हमें दिमाग में रखना होगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि मानव जाति की मदद का असली मतलब क्या है। ये वाक्य पिछले सभी सवालों को समेटकर अब निबंध के मुख्य विषय की नींव रख रहा है कि आखिर कौन से विचार हमारे काम आएं। मानव जाति की मदद करने वाले इन सभी विचारों को रसल अब दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहले वो विचार हैं जो ज्ञान और तकनीक, नॉलेज एंड टेक्निक से जुड़े हैं, जैसे विज्ञान और आविष्कार। दूसरे वो विचार हैं जो नैतिकता और राजनीति, मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स से संबंधित हैं, जो ये तय करते हैं कि समाज को कैसे चलना चाहिए और हमारा आपसी व्यवहार कैसा हो। इन दोनों में से रसल सबसे पहले ज्ञान और तकनीक से जुड़े विचारों पर बात शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आग, कृषि या लिखने जैसी खोजों का हमारी प्रगति पर असर सीधे और साफ तौर पर दिखाई देता है, जबकि नैतिक विचारों का प्रभाव समझना ज्यादा जटिल है। मानव सभ्यता के सबसे जरूरी और मुश्किल कदम तो इतिहास लिखे जाने से भी पहले उठाए गए थे। रसल का इशारा उन बुनियादी खोजों की तरफ है, जैसे भाषा और आग, जो उस प्रागैतिहासिक काल में हुई और जिनके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा किस दौर में शुरू हुई, ये तो कोई ठीक नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका विकास इतिहास लिखे जाने से बहुत पहले हुआ, जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन हम इस बात को लेकर काफी हद तक निश्चित हैं कि इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे एक क्रमिक प्रक्रिया में हुई होगी।
ये कोई एक रात का आविष्कार नहीं था, बल्कि हजारों सालों में इशारों और ध्वनियों से विकसित होकर शब्दों तक पहुंची होगी। और भाषा के बिना जो भी आविष्कार और खोजें धीरे धीरे की जा रही थीं, उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। ज्ञान को सहेजकर आगे बढ़ाने का यही तो सबसे बड़ा जरिया है। इसके बिना मानव का विकास रुक जाता, क्योंकि हर पीढ़ी को शून्य से शुरुआत करनी पड़ती। भाषा की ही तरह एक और बहुत बड़ा कदम था आग का इस्तेमाल करना सीखना। रसेल कहते हैं कि यह कहना मुश्किल है कि यह खोज भाषा से पहले हुई या बाद में, पर इस एक खोज ने शुरुआती इंसानों के जीवन और उनके विकास की पूरी दिशा ही बदल दी। शुरुआत में आग का सबसे मुख्य इस्तेमाल शायद जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था, जब हमारे पूर्वज रात में सोते थे। ये आग के उपयोग का पहला चरण था, जहां इसका मकसद आराम नहीं बल्कि सिर्फ जिंदा रहना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन सुरक्षा के अलावा आग से मिलने वाली गर्मी भी उन्हें जरूर सुखद लगी होगी। यहीं से आग का इस्तेमाल सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर और आरामदायक बनाने के लिए भी शुरू हुआ। रसेल कल्पना करते हैं कि शायद किसी दिन किसी बच्चे को मांस आग में फेंकने पर डांट पड़ी होगी। ये कोई सोचा समझा आविष्कार नहीं था, बल्कि एक आकस्मिक घटना थी, जिसे पहले तो एक गलती ही समझा गया, क्योंकि तब तक आग का काम सिर्फ सुरक्षा और गर्मी देना था, खाना पकाना नहीं। लेकिन जब उस मांस को आग से निकाला गया, तो वो पहले से कई ज्यादा नरम और स्वादिष्ट हो चुका था। इस तरह जो पहले एक बच्चे की गलती लग रही थी, वो असल में मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी खोज बन गई, जिसने हमारे खान पान को हमेशा के लिए बदल दिया। और बस इसी एक छोटी सी आकस्मिक घटना से खाना पकाने के उस लंबे सफर की शुरुआत हो गई। ये सिर्फ स्वाद की खोज नहीं थी, बल्कि पके हुए भोजन ने इंसान को बेहतर पोषण देकर उसके विकास की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। जानवरों को पालतू बनाने की खोज ने खासकर गाय और भेड़ को इंसान के जीवन को बहुत ज़्यादा सुखद और सुरक्षित बना दिया। अब भोजन के लिए रोज-रोज शिकार के खतरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, जिससे जीवन में एक तरह की स्थिरता और आराम आ गया। कुछ मानव विज्ञानियों की एक बहुत ही आकर्षक थ्योरी है कि इंसानों ने जानवरों को उनके फायदे देखकर पालतू बनाना शुरू नहीं किया था। यानी ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी कि इनसे दूध या मांस मिलेगा, बल्कि उन्हें पालतू बनाने के पीछे की वजह कुछ और ही थी। बल्कि इस थ्योरी के अनुसार लोगों ने उन जानवरों को पालतू बनाने की कोशिश की जिनकी पूजा करना उनका धर्म सिखाता था। ये एक बहुत दिलचस्प विचार है, क्योंकि ये बताता है कि ये महान कदम जरूरत से नहीं बल्कि आस्था से प्रेरित था। जिन कबीलों ने शेर और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों की पूजा की, वे खुद ही उनका शिकार बनकर खत्म हो गए। ये एक तरह का प्राकृतिक चयन था, जहां गलत आस्था का नतीजा सीधे तौर पर मौत था, क्योंकि इन जानवरों को पालतू बनाना संभव ही नहीं था। वहीं जिन कबीलों ने गाय या भेड़ जैसे शांत और उपयोगी जानवरों को पवित्र माना, वे तरक्की कर गए। उनकी आस्था ने अनजाने में ही उन्हें ऐसे जानवरों से जोड़ दिया जिन्हें पालना आसान था और जिनसे भोजन और सुरक्षा दोनों मिले, जिससे उनका वंश आगे बढ़ा। रसेल को ये थ्योरी व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। इसका कारण ये नहीं है कि इसके सच होने का कोई सबूत है, बल्कि ये विचार ही बहुत दिलचस्प है कि इंसान की तरक्की जरूरत से नहीं बल्कि आस्था और कल्पना से भी जुड़ी हो सकती है। और चूंकि इस थ्योरी के पक्ष या विपक्ष में कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, रसेल को इस विचार के साथ खेलने की, यानी इस पर सोचने विचारने की पूरी आज़ादी महसूस होती है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ तथ्यों पर नहीं बल्कि उन दिलचस्प कल्पनाओं पर भी ध्यान देते हैं जो हमें इंसान के विकास को एक नए नज़रिए से देखने में मदद करती हैं। जानवरों को पालतू बनाने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खोज थी खेती, यानी एग्रीकल्चर का आविष्कार।
इसी आविष्कार ने इंसान को शिकारी जीवन से निकालकर एक जगह पर बसने और एक स्थायी समाज बनाने की नींव रखी। मगर इस आविष्कार का एक अंधेरा पक्ष भी था। इसने धर्म में खून की प्यासी प्रथाओं को जन्म दिया, जो सदियों तक चलती रहीं। लोग अच्छी फसल के लिए देवताओं को खुश करने के नाम पर इंसानी बलि जैसी क्रूर रस्में करने लगे। ये फर्टिलिटी राइट्स यानी उपजाऊपन के अनुष्ठान ही वो खून की प्यासी प्रथाएं थीं। इनमें अक्सर इंसानी बलि ह्यूमन सैक्रिफाइस और नरभक्षण कैनिबलिज्म शामिल होता था, क्योंकि लोगों का ये अंधविश्वास था कि इंसानी खून चढ़ाने से देवता खुश होंगे और जमीन ज्यादा उपजाऊ होगी। मोलोक एक ऐसे ही देवता का नाम था और लोगों का अंधविश्वास था कि वो तब तक उनकी मकई की फसल को उगने में मदद नहीं करेगा जब तक उसे बच्चों के खून की दावत न दी जाए। ये इंसानी बलि का एक भयानक उदाहरण है जो दिखाता है कि अच्छी फसल के लिए लोगों का अंधविश्वास उन्हें कितना क्रूर बना सकता था। ठीक इसी तरह की क्रूर सोच मैनचेस्टर के ईसाई धर्म के प्रचारकों इवेंजेलिकल्स ने औद्योगिकरण के शुरुआती दिनों में अपनाई थी। लेखक यहाँ प्राचीन बलि प्रथा की तुलना सीधे सीधे आधुनिक फैक्ट्रियों में मुनाफे के लिए बच्चों के शोषण से कर रहे हैं, ये दिखाते हुए कि क्रूरता का सिर्फ रूप बदला था, नियत नहीं। ये प्रचारक 6-6 साल के छोटे बच्चों से दिन में 12 से 14 घंटे तक काम करवाते थे। ये आधुनिक युग की एक बलि ही थी, जिसमें बच्चों का जीवन और उनका बचपन फैक्ट्री मालिकों के मुनाफे की वेदी पर चढ़ाया जा रहा था। फैक्ट्रियों के ये हालात इतने जानलेवा और अमानवीय थे कि ज्यादातर बच्चे काम करते करते ही मर जाते थे। तो जिस तरह प्राचीन लोग फसल के लिए मोलोक देवता को बच्चों की बलि देते थे, ठीक उसी तरह ये फैक्ट्री मालिक अपने मुनाफे के लिए इन बच्चों के जीवन की बलि दे रहे थे। लेकिन अब इंसान को ये सच्चाई पता चल चुकी है कि अनाज उगाने के लिए किसी भी तरह की बलि की जरूरत नहीं है। ये एक साधारण सी बात लगती है, पर लेखक इसे इसलिए बता रहे हैं ताकि हम उस भयानक अंधविश्वास को समझ सकें जिसके नाम पर हजारों साल तक मासूमों का खून बहाया गया। और ठीक उसी तरह अब ये भी पता चल गया है कि सूती कपड़े बनाने के लिए उसे बच्चों के खून से सींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ खून से सींचना एक बहुत शक्तिशाली रूपक मेटाफर है जो दिखाता है कि उस समय बच्चों की मौत और उनके शोषण को फैक्ट्री के मुनाफे के लिए ज़रूरी माना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन लोग फसल के लिए बलि को ज़रूरी मानते थे। अनाज के मामले में ये साधारण सी सच्चाई समझने में इंसान को हजारों साल लग गए कि फसलें बिना बलि के भी उग सकती हैं। लेखक इस लंबे समय पर इसलिए जोर दे रहे हैं ताकि हम उस अंधविश्वास की गहराई और उसकी पकड़ को महसूस कर सकें जिसने इतने लंबे समय तक मानव समाज को क्रूर बनाए रखा। लेकिन सूती कपड़ों के मामले में ये सच्चाई समझने में मुश्किल से 1 सदी यानी करीब 100 साल ही लगे। हजारों साल और 100 साल का ये अंतर ही लेखक के लिए प्रगति का सबूत है। इससे पता चलता है कि आधुनिक युग में इंसान ने अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की क्षमता तेजी से विकसित की है। तो यही वो प्रगति है जिसका सबूत लेखक को दुनिया में दिखाई देता है। ये प्रगति इस बात में है कि इंसान अब अपनी क्रूर गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने में पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। लेकिन लेखक शायद परहैप्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। ये प्रगति अभी भी बहुत धीमी और अधूरी है। प्रागैतिहासिक काल के महान आविष्कारों की श्रृंखला में यानी आग और खेती के बाद जो आखिरी महान आविष्कार हुआ वो था लिखने की कला। असल में इसी आविष्कार ने प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से पहले के युग का अंत किया, क्योंकि अब इंसान पहली बार अपने इतिहास को लिखकर दर्ज कर सकता था। ये इतिहास की सबसे पहली और ज़रूरी शर्त थी, क्योंकि जब तक घटनाओं को लिखा न जाए वो इतिहास नहीं बन सकती। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें या यादें रह जाती हैं। लिखित प्रमाण के साथ ही इतिहास का जन्म होता है।
लिखने की कला भी बोलने की तरह ही धीरे धीरे विकसित हुई। ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक इंसान ने एक ही दिन में पूरी वर्णमाला बना दी हो, बल्कि यह एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी जो हजारों सालों तक चली। लिखने का जो सबसे पहला रूप था वो अक्षर नहीं बल्कि चित्र थे, जिन्हें कोई संदेश देने के लिए बनाया जाता था। ये चित्रलिपि शायद उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी भाषा। मतलब जब से इंसान ने बोलना सीखा, लगभग तभी से उसने अपनी बात चित्रों के जरिए कहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इस चित्रलिपि से अक्षर लिपि, सिलेबल राइटिंग और फिर वहां से वर्णमाला, अल्फाबेट तक पहुंचने का ये सफर एक बहुत ही धीमी विकास यात्रा थी। पहले इंसान पूरे शब्द के लिए एक शब्द बनाता था, फिर हर ध्वनि खंड के लिए एक चिन्ह बना और अंत में जाकर हर मूल ध्वनि के लिए एक अक्षर, लेटर, जैसे क, ख, ग। चीन में लिखने की कला का ये आखिरी कदम यानी वर्णमाला का आविष्कार कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि उनकी लिपि आज भी हमारी तरह क, ख जैसे अक्षरों पर नहीं, बल्कि हजारों चित्रों और चिन्हों पर आधारित है, जहां हर शब्द के लिए एक अलग चिन्ह होता है।